बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के तज्जिए में बात की जाएगी कि हम काफ़ी अरसा से सुन रहे हैं तोशा खाना में ये चीज़ फलाना प्राइम मिनिस्टर ले गया, ये कोई मिनिस्टर ले गया, ये कोई सेक्रेटरी ले गए। तोशा खाना से जो पाकिस्तानियों को तोहफ़े दिए जाते थे, वज़राए आज़म को, उनके साथ जाने वाले वफ़द को, वो तोशाखाना से ख़रीद लिए जाते थे। एक 10% उसकी वैल्यू, यानी अगर कोई लाख रुपए की चीज़ है तो 10,000 रुपये में जो है आप वो तोशाखाना से पाकिस्तानी 10,000 रुपये में आप ख़रीद सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान नियाज़ी को जो है वो तोशाखाना में सज़ा सुनाई गई। उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीवी, उनको सज़ा सुनाई गई। हार का ज़िक्र हुआ, घड़ी का ज़िक्र हुआ, कालीन का ज़िक्र हुआ, कुछ मोबाइल फ़ोन्स का भी ज़िक्र हुआ। तो ये सिलसिला जो तोशा खाना का है, ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस या वज़राए आज़म तक महदूद नहीं है। आज मैं अपने व्लॉग में आपको वो चौंका देने वाले इंकशाफात और सीनियर जर्नलिस्ट रऊफ़ क्लासरा की जो एक प्रोग्राम में गुफ्तगू है तोशा खाना के हवाले से, वो भी सुनाऊंगा। इस व्लॉग में आज आपको मैं बताऊंगा कि तोशा खाना से ना सिर्फ सियासतदानों, सहाफ़ियों और दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो वहाँ पे हमारे जर्नैल वो भी इससे मुस्तफ़ीद हुए। किस किस जर्नैल ने, किस किस कमांडर ने, किस किस सेक्रेटरी ने कितना खाया, कितना लिया, कितने की चीज़ कितने में ली, उसकी सारी डिटेल आज मैं आपके सामने रखूँगा। गुजारिश है आपसे कि मेरे व्लॉग को तसल्ली से मुकम्मल सुनिएगा। आज आपके सामने जो हक़ाइक़ रखूँगा, वो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरे व्यूअर्स जो हैं मेरे हक़ाइक़ से बिल्कुल मेरा साथ देंगे। जो मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा वो हकीकत पे मबनी होंगे। और एक गुजारिश और है कि अगर आपको मेरे जो तज्ज़िये हैं उसमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो भी अपनी कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करें। जो चीज़ बुरी लग रही है या जिस चीज़ में बेहतरी या जो ख़बर आप सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। माज़रत। बढ़ते हैं सिलसिले की तरफ, व्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि तोशा खाना ना कि सिर्फ हमारे वज़राए आज़म, सियासतदान, बल्कि जो हमारे फ़ौजी जर्नैल हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हुए। ख़बर की तफसील को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्ज़िये के बारे में आगाही मिलती रहे। तोशा खाना जहाँ पे हमारे वज़राए आज़म, सहाफ़ी, सियासतदानों ने फ़ायदे उठाए, वहीं पे फ़ौजी जर्नैलों ने भी इस चीज़ के फ़ायदे उठाए। मेरे पास एक तवील लंबी लिस्ट है जिसमें जनरल परवेज़ अशफाक़ कियानी जो साबिक आर्मी चीफ रहे उनका भी नाम है। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल थे उनका भी नाम है। इसके अलावा नेवल के भी चीफ का नाम है, उनकी अहलिया का नाम है। जनरल नासिम मुनीर साहब जब MI के हेड थे तब उनका भी नाम इसमें है कि तोशा खाना से उन्होंने भी जो है वो रिडेंशन अमाउंट दे के जो है वो चीज़ें वहाँ से ली। तो ये एक बड़ा ही जिसे कहते हैं कि मुझे इस बात पे इंतहाई तकलीफ़ होती है कि अगर आप सियासतदानों का या अवाम का एहतसाब कर सकते हैं तो आया क्या हमारी फ़ौज का एहतसाब नहीं हो सकता? आखिरकार फ़ौज भी तो हमारी है। अभी फ़ौज का जो किरदार, मैं अगर उस टाइम मैं पैदा तो नहीं हुआ था लेकिन मेरे वालिद ने भी 2 जंगें लड़ी हैं, उनसे भी अहवाल सुने हैं। इसके अलावा जो अभी हमारे बुज़ुर्ग हैं जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं जिन्होंने 1975 की जंग में हिस्सा लिया, कभी उनके साथ बैठने का शर्फ़ हासिल हो तो वो यकीनन ज़िक्र आज की फ़ौज और 65 की फ़ौज का ज़रूर करते हैं। 65 की फ़ौज में ना और आज की फ़ौज में एक बड़ा ज़मीन आसमान का जो है वो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। 65 की जो फ़ौज थी वो मुल्क के लिए लड़ती थी, मुल्क की अवाम के लिए लड़ती थी। उस टाइम की अवाम का पाकिस्तान आर्मी से इतनी मोहब्बत और इतना जज्बा के टैंकों के नीचे
وہ خود لیٹ کے انہوں نے اپنی جانیں دیں، پاکستان آرمی کے ساتھ کلہاڑیوں کے ساتھ بارڈر پہ جو ہے وہ لڑے، ہمارے فوجیوں کو جو زخمی ہوئے تھے جنگ میں ان کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنا، فوجیوں کو کھانے بنا بنا کے دینا خواتین نے. تو وہ اس ٹائم 1965 کی جو جنگ میں جو فوج کا جذبہ، جو عوام کا ان سے پیار محبت تھا، وہ مجھے اب نظر نہیں آتا. وہ اس لیے کہ اس ٹائم کی جو فوج تھی نہ ہی وہ سیاست میں دلچسپی لیتی تھی، نہ ہی کسی سیاست دان میں دلچسپی لیتی تھی. وہ صرف ملک کی دفاع اور ملک کی وقار کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے ان پہ سنجیدہ ہوتی تھی. ملک کی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتی تھی. اس ملک کے لیے، اس ملک کو سٹرونگ بنانے کے لیے، دشمن کی سونی طاقت سے بچانے کے لیے 65 کی فوج جو تھی اس نے واقعی کردار ادا کیا. لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے جب سے فوج جو ہے وہ اپنا کام بھول کر سیاست میں آ چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہا کسے جاتا ہے؟ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو اسٹیبلش کرنا، کسی چیز کو پروان چڑھانا. تو آپ نے کس چیز کو پروان چڑھایا؟ آپ نے سیاست دانوں کو اپنے مفاد کے لیے پروان چڑھایا، اپنے مفادی فیصلوں کے لیے چڑھایا. جوڈیشری کو آپ نے اپنے جو کسٹڈی میں کر لیا، اپنی مرضی کے فیصلے راتوں رات آپ جوڈیشری سے کروا دیتے ہیں. پاکستانی بچہ جانتا ہے کہ بوٹ کی طاقت کتنی ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے بوٹ کی واقعی طاقت ہے، ہماری وردی کی طاقت ہے. دشمن ڈرتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر ہی اپنے دشمنوں کو جنم دے چکے ہیں. ہماری فوج میں 2 دھڑے اس ٹائم بن چکے ہیں. ایک جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں خوش ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کی انسٹرکشنز پہ خوش ہیں. تو ساتھ ہی ایک اور دوسرا دھڑا ہے وہ جو کہ عاصم منیر صاحب کی چیف آف آرمی اسٹاف بننے پہ خوش بھی نہیں ہیں. ان کے احکامات سنتے ضرور ہیں، لیکن ان احکامات پہ کوئی اس طرح جو ایک کمانڈر کا فرض ہوتا ہے یا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے یا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی. اور دوسرا ایک اور یہ بڑا اہم جو میں نے اپنے 14 سے 15 سال صحافتی کریئر میں دیکھا، جب جنرل پرویز مشرف صدر بنے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، اس ٹائم وہ بھی میڈیا سے انٹریکشن ان کا ہوتا تھا. ڈیلی بیانات آتے تھے، ملکی سالمیت پہ بھی آتے تھے، انٹرنیشنل بیانات بھی آتے تھے. کسی اگر جو بھی آرمی کے حوالے سے جو بھی بیان تھے وہ ان کے مشرف کے، وہ ایک سوشلائز پرسن تھے، سوشلائز آرمی چیف تھے. وہ لوگوں سے ملتے تھے، بات کرتے تھے. لیکن یہ اب گیپ جو دیکھا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر اور عوام کے درمیان، یہ بڑھتا ہوا گیپ ایک جو ہے وہ انتہائی شدت بھی اختیار کر سکتا ہے. 9 مئی کا سانحہ جو تھا وہ کوئی دور نہیں تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، مسلم لیگ نون کے تھے، یا جو غیر قوتی طاقتی غیبی ٹوپی پہن کے ان لوگوں نے کیا جس نے بھی کیا. لیکن اس کے بعد سے صرف آپ یہ دیکھیے کہ کیوں پاکستانی عوام کے دلوں میں آرمی کے لیے اس ٹائم نفرت ہے. کیوں بچہ کہتا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے وہ آرمی کروا رہی ہے. جنرل عاصم منیر کا ڈائریکٹلی نام آتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ان کا نام آتا ہے، ڈی جی ایم آئی کا نام آتا ہے، ڈی جی آئی بی کا نام آتا ہے. نیب کی طرف سے پریشرائز ہے، ججز پہ پریشر دیے جا رہے ہیں، چاہے سپریم کورٹ کے ہیں چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہیں. مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، ڈیلز کی آفر کی جا رہی ہیں، ایون کہ یہاں تک کہ عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکی تک دے دی گئی. تو آخرکار اس سے فوج کا کون سا چہرہ عوام کے سامنے آ رہا ہے؟ ہماری عوام جو ہے وہ فوج سے بہت پیار کرنے والی ہے، لیکن فوج جو ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ جو اپنا ایک معیار تھا، ایک جو عوام کی نظر میں عزت تھی، وہ تقریباً کافی حد تک گوا چکی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ایک پراپرلی منظم طریقے سے جو پاکستان آرمی ہے، جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ایک انتہائی قابل انسان ہیں، اگر وہ اس پوری جو فوج کو ایک دفعہ بالکل باہر نکال دیں سیاست سے، ریاستی اداروں سے، تو یقیناً جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے ہماری قوم جو ہے ہم جیسے 65 کی آرمی سے لو کرتی تھی اسی طرح پیار کرے گی. آپ کے بارے میں کسی سے کوئی بیان نہیں سن پائے گی. یہاں پہ ابھی تو یہ حال ہے، ڈی جی نادرا جو ہیں وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے،
किसी भी महकमे में चले जाएं, चाहे CDA देख लें, NDM में देख लें आप, नेपरा देख लें आप, इसके अलावा पैमरा देख लें आप, PTV देख लें आप, यानी पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें रिटायर्ड जर्नैल नहीं ला के बिठा दिया? तो ये रियासत के अंदर रियासत ही कायम हो जाती है कि आप एक बंदे ने आपको आर्मी में सर्व किया है, इतने अरसा सर्व किया है, उसके बाद आपने उठा के उसे किसी इदारे में लगा दिया, DG बना दिया, चेयरमैन बना दिया। तो ये आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अवाम के सामने कि क्या ये जितने भी सियासतदान हैं या जो काबिल लोग हैं, ये इस काबिल नहीं है कि क्या इन सीटों पे ये भी बैठ सकें? इन सीटों पे, इन DH के प्लॉट्स में, इन बैरिया के प्लॉट्स में, इन कमर्शियल बिल्डिंग्स पे क्या सिर्फ फौजियों का ही हक है? क्या उन रिटायर्ड जर्नैलों का हक है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हक है, या DGMI का हक है, या DGISI का हक है? क्या इस अवाम का हक नहीं है? या जो ये हमारे सियासतदान हैं, खुदारा मेरी जनरल साहब आपसे गुजारिश है कि इन सियासतदानों को रिलीफ दें, इनको छोड़ें, अपने आप को निकालें इन इदारों से। इन इदारों से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये सौनी ताकतें जो हैं वो हमारे मुल्क में, जैसा रॉ की इन्वॉल्वमेंट हुई, पाकिस्तानी टारगेट किलिंग हुई, तो ये आपके ये टारगेट्स होने चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में अमन कैसे आए, पाकिस्तान जो है वो दुश्मन की ताकत गंदी नज़र से कैसे बच सके, हमारे बॉर्डर सेफ हों, हमारे गैर मुल्की और तमाम इंटरनेशनल ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, हमारी ट्रेड अच्छी हो। लेकिन आप तो सियासत में घुस गए हैं। मुझे तो लगता है कि माजरत के साथ कहूँगा कि जनरल साहब जैसे ही रिटायरमेंट होते हैं तो उसके बाद कोई अपनी नई पार्टी भी, जहाँ तक उनकी लगता है मुझे कि वो अपनी कोई नई पार्टी भी अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो दो धड़े, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आर्मी के इस टाइम में अंदर GHQ में 2 धड़े बन चुके हैं। वो इस वजह से बने कि जो भी फैसले आपने देखे हैं कि तोशा खाना, नैब रेफरेंसेस हो गए, साइफर केस हो गया, आज बल्कि साइफर केस के हवाले से एक लेटर भी जारी हुआ है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है साइफर में इमरान खान ने कोई डिकोडेड नहीं किया हुआ। वो लेटर भी जो है वो अमेरिका से ही आया है। तो ये इस तरह के कंट्रोवर्शियल फैसले करके, अदलिया पे दबाव डालकर, प्लॉट पे कब्जे करके, जजीरे बनाकर, अपने महल्लात बना के आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप सिर्फ इस टाइम ये सोचिए कि आप एक दफ़ा अपने जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड जो एक्स सीनियर हमारे जर्नैल्स हैं जो कमांड कर चुके हैं, आप उनको अपने साथ मिलाएं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। इस मुल्क में जो बुरे तरीके से आपके मुल्क को टॉर्चर, नुकसान कर रहा है, उसके खिलाफ आप काम करें। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए यूज़ होती है, बलोचिस्तान की सरजमीन यूज़ होती है। आप अपने आप को उधर डाइवर्ट करें, आप मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए डाइवर्ट करें, ना ही कि आप सियासत में अपने आप को इन्वॉल्व करें। जितना आप सियासत में इन्वॉल्व करेंगे उतने ही आप जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि गंदे हो गए हैं और मज़ीद हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं साथ साथ जिक्र, जैसे मैंने आपको कहा था, तोशा खाना में न सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म, सियासतदान, सहाफ़ी, खिलाड़ी, बल्कि साबिक जर्नैल्स भी, उनके भी नाम शामिल हैं। किसी ने कालीन ली तो किसी ने मोबाइल लिया, किसी ने घड़ी ली तो किसी ने लैपटॉप लिया, किसी ने सोने का सेट लिया तो किसी ने कंगन लिए, किसी की बेगम ने 10 लाख की चीज़ 10,000 में ली, किसी ने पैसे दिए, किसी ने नहीं दिए। आखिर क्यों? इनका एहतसाब नहीं होगा। मज़ीद इस बात को मैं कंटिन्यू रखूँगा। इससे पहले आपको मैं एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ रऊफ़ क्लासरा साहब का। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये मैंने एक शॉर्ट क्लिप आपको सुनाऊंगा। डिटेल अगर क्लिप सुनाऊँ तो बड़े और भी बहादुर जर्नैल्स और कमांडर्स के नाम हैं, सेक्रेटरीज के नाम है। पहले ये क्लिप आप सुन लीजिए। इसके बाद जनरल क्यानी साहब हैं जनाब, उन्होंने एक अदद वहाँ से राडो घड़ी ली थी 2550 रुपए में, 27,000 रुपये उसकी कीमत लगाई गई थी। अच्छा, लेफ्टिनेंट कर्नल या नुमान अजीज साहब थे, उन्होंने भी 2,000 रुपये दे के तोहफा रख लिया। फिर अशफाक परवेज क्यानी साहब जो हैं, जो आर्मी चीफ बने बाद में, 60,000 रुपये मलियत की एक घड़ी उन्होंने 7,000 रुपये में उन्होंने रख ली थी। अच्छा, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने सैमसंग कंपनी की एक घड़ी बगैर पैसे दिए रख ली। इसके बाद उन्होंने आसिम बाजवा साहब ने 3 घड़ियां जो है उनकी कीमत अदा करके तोशा खाना से ले ली। अच्छा, आसिम बाजवा साहब जो है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल साबिक वो सदर परवेज मुशर्रफ साहब के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, तो उनके दौर में ज्यादा दौरे होते थे, सो ये जो कुछ उनको मिल रहा था उस पोजीशन में मिल रहा था। जवेद साहब थे 21,000 रुपये
थी 1,600 रुपए में उन्होंने रख ली थी। जनरल सलीम हयात साहब थे 2005 में बतौर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 30,000 रुपए और 16,000 रुपए मलियत की 2 घड़ियां 5,000 रुपए में उन्होंने रख ली थी। एयर मार्शल तहर रफीक भट्ट साहब को 2015 में तोहफे मिले 55,000 रुपए के और 26,000 रुपए मलियत के 2 iPad मिले, उन्होंने 14,000 रुपए में उन्होंने रख लिए। मतलब उन्होंंने रिटेंशन कास्ट थी लेकिन 14,000 रुपए में ले गए। एयर मार्शल तहर रफीक भट्ट साहब 36,000 रुपए का कैमरा और 40,000 रुपए की उनकी लेडीज वॉच 13,000 रुपए में ले गए। एयर मार्शल तहर रफीक भट्ट साहब को फिर 36,000 रुपए मलियत की एक और कैमरा और 50,000 रुपए मलियत की एक और घड़ी, वो 17,000 रुपए में वो ले गए। फिर एयर मार्शल तहर रफीक भट्ट साहब 35,000 रुपए की मलियत का एक सोनी का कैमरा 5,000 रुपए में ले गए। फिर यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल आपके स्टाफ थे एडमिरल ये मोहम्मद जकाउल्ला साहब 2016 में 44,000 रुपए का सैमसंग ये गैलेक्सी जी जो मोबाइल था वो 6,000 रुपए में वो ले गए। फिर जकाउल्ला साहब 40,000 मलियत का सोनी कैमरा 4,000 रुपए में। फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ साहब को एक आईफोन और एक घड़ी जो है वो 14,000 रुपए में ले गए। फिर एडमिरल अजीज जक्का साहब जो है एक स्टड और एक उनको पेन जो था वो 60,000 रुपए में रख लिया। फिर इन जकाउल्ला साहब ने जो 17,000 रुपए मलियत के एक और आईफोन और या 35,000 रुपए की ये घड़ी जो थी इन्होंने टोटल 19,000 रुपए रख ली। फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बेगम साहबा की एक घड़ी और एक बाल पेन 1,000 रुपए में ले गए। इसके बाद जकाउल्ला साहब 50,000 रुपए मलियत की 2 घड़ियां और वो जो है वो 10,000 में वो ले गए। ये लिस्ट जरा सुनते हैं कौम सुने क्योंकि कौम शिकायत करती है कि हम यहाँ से श्रीलंका का तो आता रहता है, इनका आना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने क्लिप सुना, यकीनन ये एक बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है कि अगर तोशा खाना केस बनाकर किसी भी वज़ीर आज़म को, चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ, एक्स वाई जी कोई भी है, उन पे कीचड़ उछाला जा सकता है, उनसे एहतसाब किया जा सकता है, उन पे केसेस बनाए जा सकते हैं। तो परवेज़ अशफाकियानी, जनरल जहांगीर भट्ट, इसके अलावा जो रिटायर्ड एयर मार्शल रफ़ीक भट्ट साहब, इसके अलावा हमारे जो कर्नल आसिम साहब हैं और हमारे साबिक DGISI हैं जनरल ज़हीरुद्दीन साहब, इन लोगों के भी नाम आपने सुने और भी कई नाम थे। तो क्या इनका एहतसाब होना ज़रूरी नहीं है? क्या अगर तोशा खाना केस में इमरान खान ने रिडेंशन अमाउंट देने के बाद कोई चीज़ ली तो वो उनके लिए गलत थी? आपने अगर उसकी 10% अमाउंट दे के वो चीज़ ले ली तो वो जायज़ हो गई। तो यानी इसका मकसद है कि मुल्क में आप जो मर्जी करें, आपके लिए जायज़ है, कोई और करे नाजायज़ है। तो बात ये है कि इस टाइम बड़ा एक जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत क्राइसिस में गुजर रहा है। अंदरूनी बैरूनी दोनों ताकतें मिलके हमारे मुल्क को जो है वो तबाह करना चाहती हैं। बड़ी मुश्किल से हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मेरे DGISI से, मेरी DG मिलिट्री इंटेलिजेंस से, मेरे DGIB से और साथ साथ जो आला ओहदेदारान हैं ख़ास तौर पे जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अवाम में लेके आएँ, अपने आप को अवाम के साथ घुल मिल जाए, अवाम के साथ अवामी मसाइल को हल करें, ना ही कि किसको हुकूमत में लाना है, किसकी हुकूमत गिरानी है, किस पे कौन सा इल्ज़ाम लगाना है, किसको कब उठाना है, कैसे उठाना है, क्यों उठाना है। क्यों का तो खैर आपको जवाब तो आप किसी को देने के पाबंद है ही नहीं। तो ये चीज़ें सारी आप खुदारा अपनी जो जितनी भी आपकी सोच है, डाइवर्जन्स हैं, प्लीज़ वो पार्लियामेंट से निकलिए। फ़ौज का काम है बॉर्डर संभालना, मुल्की हालात संभालना, मुल्क की जो अवाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है अपने व्यूवर से भी कि अगर आज के व्लॉग के बारे में आप भी कोई अपनी राय देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद आने वाले खबरें और तज्ज़ियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्ज़िया बर वक्त भी मिलता रहे और आपका और मेरा रिश्ता इसी तरह जुड़ा रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।